एक बहुत बड़े शायर का कहना है, कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता। कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर को उछालो यारो। तो हम लोग उपस्थित हैं डॉक्टर आर्य कुमार जी के पास, और यह गो प्रखंड में एक चर्चित चेहरा हैं। इन्होंने अपना राजनीतिक करियर तो काफ़ी बाद में शुरू की, लेकिन इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में 2004 से यहाँ पर लगातार कार्यरत रहे हैं, और उसके बाद राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से थे, फिर सक्रिय राजनीति में भी इन्होंने कदम रखा, और फिर उसके बाद जन स्वराज पार्टी जो बिहार में एक तीसरा राजनीति ध्रुव बनाने की कोशिश में लगी हुई है, उसके संस्थापक सदस्य हैं। तो इनका जीवन गाथा को अगर हम देखें तो आप हमारे दर्शकों को लगे कि आर्य कुमार ने वाकई में काफ़ी संघर्ष किया है। डॉक्टर आर्य कुमार जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, और आप अपने राजनीतिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को, इस क्षेत्र की जनता को बताने का प्रयास करें। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपके पूरे टीम को हृदय रूप से धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ जो पावन पवित्र होली का त्यौहार जो हम लोग के बीच आज से शुरू हो रही है, इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम चाहते हैं कि लोग के जीवन में खुशहाली आए, लोगों तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते जाए। हमारा बिहार के हर छात्र और नौजवान तरक्की करे, हमारा बिहार विकसित राज्य बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। तो डॉक्टर साहब, हमें जानना चाहेंगे कि आपने पहले राजद का झंडा भी थामा, उसके बाद जदयू का भी झंडा थामा है, और उसके बाद क्या कारण था कि इतनी अच्छी अच्छी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां जो कि वाकई में दोनों सत्ता में रही है, लेकिन फिर आपने जन स्वराज की ओर मुखातिब हो गए, कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा जन्म जो है बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। हमारे माता पिताजी मजदूरी करते थे, और मैं एक मजदूर का बेटा हूं। गरीबी को मैंने देखा ही नहीं, गरीबी को बहुत करीब से झेला है, और गरीबी झेलने के बाद जिस रास्ते से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मुझे लगा कि वह रास्ता, यहाँ तक पहुँचाने वाला जो रास्ता है, वह शिक्षा का रास्ता हो सकता है। और मैं निश्चित तौर से आपको बता सकता हूँ कि शिक्षा के बल पर हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ शिक्षा की जो व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं उसके लिए राजनीतिक दल के माध्यम से मैं विधानसभा में जाकर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहता था। डॉक्टर साहब, आपने एक बातें कही इन्होंने कि बहुत संघर्ष किया, बहुत गरीब घर फैमिली से बिलोंग हम करते हैं, तो कभी ऐसा भी लम्हा रहा होगा कि जब भूखे होंगे, प्यासे होंगे, तन पे पूरे वस्त्र नहीं होंगे। अगर कुछ ऐसी अनछुई कोई बातें हैं आपके साथ, ऐसा हुआ है, तो हमारे दर्शकों को शेयर करें। मुझे याद है दिलीप बाबू कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में कभी कभी खाना भी कम जाता था, तो हमारी माँ दूसरे घरों से लाकर खाना लाकर देती थी। उसके बाद जहाँ कपड़ा की बात आता है, आवश्यकता है, आप सभी जानते हैं कि रोटी कपड़ा मकान होता है, तो रोटी भी हमको कम पड़ जाता था खाने के लिए। और कपड़ा की जहाँ बात आता है, कपड़ा, मुझे याद है कि बचपन में ज़्यादातर मैं कपड़ा, मेरे एक परिवार में फूआ थी, उनके जो लड़के थे भैया, उनके छोड़ा हुआ कपड़ा को हम छोटा करा कर पहना करते थे। तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा समस्या है तो वह गरीबी है, और मैं गरीबी से लड़ने के लिए, चूँकि मुझे लगा कि मैं तो डॉक्टर बना तो गरीबों का इलाज कर ही रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा समस्या गरीबी है। उस गरीबी का इलाज करने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ, और मुझे वो सब दिन याद है जो मैंने बहुत जो कष्ट झेला है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के जो गरीब के बच्चे हैं, उन्हें कष्ट नहीं झेलना पड़े, और अभी हमारे तरह जो है ना पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उनके शिक्षा की जब व्यवस्था को ठीक कर दिया जाएगा, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो विधानसभा चुनाव जो आने वाला है, इसी वर्ष आने वाला है 2025 में,
तो क्या इसमें चुनावी समर में आप कूद सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं 2010 से विधानसभा के लिए प्रयास कर रहा हूं। मैंने आरजेडी में प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे टिकट नहीं मिला। 2015 में जेडीयू से मैंने प्रयास किया, लेकिन वहाँ भी टिकट नहीं मिला। 2020 में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपने आरएलएसपी पार्टी से मुझे बुलाकर टिकट दे रहे थे, लेकिन वे भी लास्ट में मुझे टिकट नहीं दिए। मेरा टिकट काट के पूर्व विधायक आदरणीय रणविजय शर्मा जी को दे दिए, जिसके चलते मैं चुनाव नहीं लड़ सका हूँ। इसके बाद 2022 में हमने एक पब्लिकली मीटिंग किया। यहाँ के जो कमज़ोर वर्ग, गरीब वर्ग के जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें बुलाया और उनसे राय विमर्श किया, और सब लोगों ने मिलकर तय किया कि नहीं, हम लोग को विधानसभा का चुनाव लड़नी चाहिए। और सब लोगों ने संकल्प लिया है कि आपको हम 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। इसी बीच आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने हमको, जब वो जन स्वराज अभियान की शुरुआत कर रहे थे, तो मुझे बुलाए थे, और मैं उस समय से उनके अभियान से जुड़ चुका हूँ। और उन्होंने पार्टी गठन होने के पहले, मुझे लगता है कि जुलाई 2024 में ही, पार्टी गठन होने के पूर्व में ही उन्होंने बताया कि आप मेरे यहाँ का संभावित प्रत्याशी हैं, आप जाइए गो विधानसभा से तैयारी कीजिए। तो उस समय से हम तैयारी में लगे हुए हैं, संभावित प्रत्याशी लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, आपने थोड़ा सा पहले हमारे दर्शकों को बताया कि मैंने राजद से मैं प्रयास किया, फिर जदयू से प्रयास किया, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन हर बार टिकट कट गई। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर जी भी यहाँ पर थोड़ा सा पुराने जो जितने सारे लीडर ने जो किया है वो कर सकते हैं? देखिए, आप लोग सभी जानते हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी कैसे व्यक्ति हैं। वे बहुत ही बुद्धिमान, चरित्रवान और देश के चर्चित रणनीतिकार हैं। उन्होंने जन स्वराज अभियान शुरू करने के पहले ही यह संकल्प लिया है कि मैं राजनीति में सही लोग को लाऊंगा और सामूहिक प्रयास के जरिए सत्ता में लाकर व्यवस्था परिवर्तन करूंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा टिकट कट सकता है, क्योंकि यहाँ हमसे कोई बेहतर उम्मीदवार संभवतः है नहीं, क्योंकि शुरू से मैं जुड़ा हूँ। और मैं भी इनके साथ इसीलिए जुड़ा क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि राजनीति में वंशी को होना चाहिए, अर्थात कैरेक्टर फुल वाले लोग को, चरित्रवान के होना चाहिए। लेकिन आज देखा जा रहा है कि ज़्यादातर राजनीति में 3C वाले लोग हैं, करप्ट, क्रिमिनल और कैपिटलिस्ट हैं, भ्रष्ट, अपराधी और पूंजीपति हैं। और जब तक ये लोग रहेंगे, सत्ता बदल सकता है लेकिन व्यवस्था बदल नहीं सकता है। मैं आपके चैनल से आदरणीय प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैं आने वाला 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में सही लोग को चुनाव लड़वाऊंगा और उन्हें जिताकर सत्ता परिवर्तन कर व्यवस्था बदल कर रखूँगा। तो यह भी बिहार की राजनीति में काफ़ी चर्चा रहा है कि प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बी टीम है, जो विपक्षी पार्टियां कहती आई है महागठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, तो क्या ऐसा लगता है कि वाकई में आपकी जो पार्टी जो है, और आप प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई में बीजेपी का बी टीम है? देखिए, आप समझ सकते हैं कि ये पहले रणनीतिकार थे, और जब से राजनीति में आए ना, लोगों को बौखलाहट हो गई है। क्योंकि पहले की जो भी पार्टियां थी वे जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कर रही थी, और ये जब से आए हैं तब से सही लोग को जब बात कर रहे हैं तो लोगों को पता है कि प्रशांत किशोर जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे ही करेंगे। वे मानने वाले नहीं हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि मैं किसी पार्टी से तालमेल भी नहीं करूंगा और पूरे 243 विधानसभा पर सही लोगों को चुनाव लड़ाऊंगा। इससे पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों में काफ़ी बौखलाहट है। और देखे होंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियां जो है अंदर से मिला हुआ है। जब बिहार के विकास की बात आता है, यहाँ के छात्र और नौजवान के भविष्य की बात आता है, तो पक्ष और विपक्षी पार्टियां दोनों चुप हो जाती है। ठीक है, तो हम डॉक्टर साहब ये जानने का प्रयास करेंगे कि आजकल कास्ट पे राजनीति लोग ज़्यादा करते हैं। बिहार में माना जाता है, पूरे देश में बदनाम है कि बिहार में जातीय समीकरण मायने रखता है।
तो आप बताएं कि आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या आपके साथ समीकरण हो सकता है? देखिए, जातीय समीकरण की जहाँ बात आती है तो जाति के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं। बिहार के पक्ष विपक्ष की पार्टियां लगातार 35 वर्षों से, चाहे कहा जाए एनडीए की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार, बिहार में 15 साल महागठबंधन की सरकार चली राजद की, और लगभग 19-20 सालों से एनडीए की सरकार है, राजद जदयू भाजपा की सरकार है, और उनके साथ अन्य भी सहयोगी पार्टियां हैं। ये लोग जाति और धर्म के नाम पर राजनीति किया, लेकिन जाति के आधार पर कभी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया, बंटवारा नहीं किया। आपका क्या है, आपका आधार क्या वोट? देखिए, अगर यहाँ आप देख लीजिए गो विधानसभा में, तो जिस वर्ग से हम आते हैं, हम लोग अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, और अति पिछड़ा वर्ग की सबसे ज़्यादा आबादी है। और इस बात को हम नहीं करें, बल्कि जो पिछले जनगणना सरकार नहीं कराई है, सरकार के जनगणना के अनुसार यहाँ पर हम लोग 1,70,000 अति पिछड़ाओं का वोट है। बाकी मेरा कोई ऐसा जाति वर्ग के लोग नहीं है जो हमारा समर्थन नहीं देते हैं, हमें प्यार नहीं करते, हमको नहीं चाहते हैं। तो कोई लड़ाई है ही नहीं। हाँ, नहीं तो हमारे बीच अब अंत में चलते चलते एक अंतिम मेरा सवाल है, और बहुत संक्षिप्त में आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। जनता आपको ही क्यों चुने? देखिए, मैं खुद जनता से सलाह और आशीर्वाद गांव-गांव जाकर मांग रहे हैं कि मैंने आपका सेवा किया है और ईमानदारी से सेवा किया है, और आपने रंगदार को भी मौका दिया 10 साल के लिए, आपने ठेकेदार को भी मौका दिया है 5 साल के लिए, अभी जो ज़मींदार हैं उन्हें भी 5 साल लगभग पूरा होने वाला है। सबका कार्यकाल देख चुके हैं, और हमारा भी आप चरित्र देख चुके हैं। मैं आपके साथ कैसा व्यवहार किया हूँ, किस तरह से आपका सेवा किया हूँ। इसलिए मैं इस बार जनता से अपील कर रहा हूँ कि आप इस बार ईमानदार को चुनिए, चरित्रवान को चुनिए, अच्छे लोग को चुनिए, ताकि जो आपकी जो दशा है, जो बिहार की दशा है, वह सुधर सके, बिहार के छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके, बिहार के नौजवानों को रोज़गार मिल सके, बिहार के बुज़ुर्गों को पेंशन मिल सके, बिहार के जो महिलाओं और सशक्त बने, जिन्हें सशक्त बनाने के लिए हम लोग सस्ता दर पर ऋण देने का भी ऐलान किए हैं। यहाँ के जो किसान हैं उन्हें मजदूर मनरेगा से जोड़कर मुफ्त में हम लोग मजदूर भी देने जा रहे हैं, ताकि हमारे किसान भाई खाने वाला खेती से कमाने वाला खेती कर सके। हम लोग के पूरे खाका है बिहार को बदलने के लिए, और हम लोग बदलते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे डॉक्टर आर्य कुमार, जिन्हें बेबाक तरीके से अपनी बातें अमृत बिहार चैनल के माध्यम से रखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी, और पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, और लोगों से अपील भी करते हैं कि होली का त्यौहार है, उसे प्रेम भाईचारा शांति सद्भाव के साथ मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।